हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बेहद और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। एंड मैं आपको कैसे बताऊं, बेसिकली ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ और थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ की सीरीज है और मैं आपको क्या पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। तो बेसिकली आप जो है हम हिस्ट्री कवर करेंगे और हम इंडियन हिस्ट्री कवर करेंगे बेटा। और हिस्ट्री का हम एंशियंट भी मतलब मिक्स अप क्वेश्चन शुरू करेंगे, एंशियंट भी, मिडिएवल भी, मॉडर्न भी। एंड हम वहां से हिस्ट्री करेंगे बेटा जहां से हमारे जामी और एमयू क्वेश्चन उठा रहे हैं और कर रहे हैं, ताकि हमारे लिए बेनिफिट हो, है ना। तो ये सीरीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा बेहद जरूरी होने वाली है और इसका आउटकम हमें इंशाल्लाह पेपर के दिन जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इस सीरीज को आप प्यार दीजिएगा, बहुत अच्छे से अच्छे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको आपकी हमारी ये सीरीज कैसी लगी है। और ये मेनली फोकस ऑन द एग्जाम वेदा, ठीक है ना। तो हम इस सीरीज को जो कर रहे हैं वो हम एग्जाम वेदा से कर रहे हैं और एग्जाम वेदा की जो इंडियन हिस्ट्री है वहां के क्वेश्चन हम आपसे कराएंगे और देखेंगे, है ना। और आप भी ना इस क्वेश्चन को जो मैं आपसे सीरीज करा रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले जैसे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये क्या क्या है, कैसे कैसे है, इसका बैकग्राउंड में सब कुछ बताऊंगा आपको। डिटेल हिस्ट्री मतलब मजे से पढ़ाएंगे, डिटेल हिस्ट्री पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सब कुछ करते हुए बेटा आपको ना बस मैं मतलब इतना ज्यादा भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे लेकर के, लेकिन उस क्वेश्चन से पहले आपको आंसर अपने दिमाग में करना है कि सर इसका आंसर ये हो सकता है मेरे हिसाब से। तो लेट्स स्टार्ट, अच्छे से शुरू करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है, हु इज द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी। तो हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? अजात शत्रु है, हर्षवर्धन है, बिंबिसारा है या घनानंदा है ना। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके फाउंडर कौन है, तो पहले हमें हरियंका डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम हरियंका डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं बेटा, हरियंका डायनेस्टी मगध मगध जो हमारा एक इंपोर्टेंट महाजनपदा था और ये सबसे बड़ा सबसे पावनपुर महाजनपदा महाजनपदा ये हमारा मगध ही है। और टोटल हमें ऐसे देखने के मिले 16 हमारे पास में महाजनपद थे। उन महाजनपद 16 में से मगध, अवंती, मगध हो गया, अवंती हो गया, कोसाला हो गया, ऐसे ये सारे हमें महाजनपद देखने के लिए मिलते हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमारे पास में मगध था, ठीक है ना। मगध सबसे ज्यादा पावरफुल रहा है। अब मगध सबसे ज्यादा पावरफुल रहा क्यों है? अगर मैं इसकी लोकेशन आपसे बताऊं तो ये लोकेशन है बेटा, ये मिड गैंगेटिक प्लेन, मिड गैंगेटिक प्लेन जो हमारे यहाँ के जो मिड गैंगेटिक प्लेन है, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर ये एज जो है वो 6th सेंचुरी बीसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 6th सेंचुरी बीसी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। लगभग 500 के आसपास की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो उस टाइम पे होता क्या है, आयरन एज था। क्या था बेटा? आयरन एज था। हाँ सर हमें मालूम है, उस टाइम पे आयरन एज था। और जब आयरन एज था सर, तो उस टाइम पे चीजें नई नई डेवलप हुई, नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हुआ। और वो क्या था सर? वो था कि आयरन टूल्स बनाना हमने शुरू कर दिए। जैसे ही हमें यहां पर आयरन मिला तो हमने आयरन टूल बनाना शुरू कर दिए और सबसे ज्यादा आयरन हमें मगधन एम्पायर में देखने के लिए मिला। तो जब आयरन टूल हमने बनाया, और एक चीज और सर, सबसे ज्यादा अगर हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनरल रिसोर्सेज तो है ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? यहाँ की मिट्टी, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की सोइल, यहाँ की सोइल, और जो कि कैसी है? अलूवियल सोइल है, जो फर्टाइल सोइल है। अगर एक बार इसको आप थोड़ा सा खोद दें, इसको जोत दें, तो आपकी मिट्टी बहुत फर्टाइल हो जाएगी, अलूवियल सॉइल, और यहां से आप करोगे फसल, एग्रीकल्चर, अन्न, व्हीट, बार्ले, राइस, ये सारी चीज उगाओगे। और जिसके पास खाने के लिए उसके पास सब कुछ है ना। तो यहां से ये सारी चीजें। और दूसरी बात, जब आप झारखंड में जाओगे, जब आप उत्तराखंड में जाओगे, तो वहां पर आप देखने के लिए क्या मिलेगा? हाथी, घोड़े, ये सारी चीज, ये सब कुछ मिला करके मगध को एक पावरफुल बना देते हैं। उसी मगध में सबसे पहले डायनेस्टी जो होती है बेटा, वो हरियंका डायनेस्टी होती है। और उस हरियंका डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है बिंबिसारा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कौन है बेटा? बिंबिसारा। एंड द बिंबिसारा पावर, देखो बिंबिसारा को रियल फाउंडर हरियंका डायनेस्टी माना जाता है, लेकिन उससे पहले हरियंका डायनेस्टी आ रही थी। क्योंकि बिंबिसारा को फाउंडर इसलिए माना जा रहा है बिकॉज ऑफ, उसका रीजन बेटा ये है, सिंपली रीजन ये है क्योंकि बिंबिसारा के टाइम पे हरियंका डायनेस्टी, यानी कि जो हम मगध की बात कर रहे हैं, मगध बहुत पावरफुल हुआ। और पावरफुल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इसके मैट्रिनोमियल अलायंसेस के, इन्होंने मैरिज अलायंस करा, है ना। कोसाला से, उज्जैन से, इनकी बेसिकली यहां से चेतागा की बहन से, प्रसंजीत की बहन से इनकी शादी हुई।
है ना। तो ये सारी चीजें, और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या देखने के लिए हमें मिलता है, वो देखने के लिए मिलता है बेटा इसमें कि यहां पर काशी जो है, काशी जो आप अभी अभी आप यूपी में देखते हैं, काशी इनको डाउरी में मिल गया था, है ना, मैट्रिमोनियल अलायंसेस से, ये सब कुछ यहां पर देखने के लिए। तो इन्होंने अपने एरिया को बहुत लार्ज करा, है ना, बहुत लार्ज करा। और बिंबिसारा को हम बोलते हैं सेनियासु। सेनियासु हम इनको क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का सेनिया सेनिया इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन है बेटा, बिकॉज ऑफ ही वाज द फर्स्ट हु हैड लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी एंड द परमानेंट आर्मी, इसलिए हम इसको सेनिया बोलते हैं, ठीक है। एंड उसका बेटा था अजात शत्रु, उसका बेटा क्या था बेटा, अजात शत्रु। ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु ने अपने बाप को मार करके अपनी गद्दी को हासिल करा, और अजात शत्रु बिंबिसारा का सबसे ज्यादा प्रिय बेटा था, सबसे ज्यादा प्रिय बेटा था। लेकिन पावर की लालच, पावर का ग्रीड बहुत ज्यादा होता है, इन्होंने अपने बाप को ही मार दिया। अब दो इसमें कहानी आती है बाप को मारने के पीछे, बता इसलिए रहा हूं ताकि बहुत सारी ऐसे हैं चीजें आती हैं, ये भी सुनना चाहिए कि पीछे चीजें हमारी जिंदगी में हुआ क्या है ना। तो अजात शत्रु ने, एक कहानी ये आती है कि खुद उसको मार दिया था, पैट्रिसाइड कर दिया। दूसरा यह था कि अजात शत्रु ने अपने बाप को एग्जीक्यूट कर दिया था, बंद कर दिया था और फांसी पे चढ़ा दिया था, है ना। और एक ऐसी बात आती है कि उसको किसी कमरे में जाकर बंद कर दिया था, है ना। तो जब बंद कर दिया तो रीजन जो है वो अजात शत्रु बना, है ना बेटा, अजात शत्रु बना। एंड अजात शत्रु ने अपनी, इसको कुनिका बोला जाता है, कुनिका। एंड अजात शत्रु जो बेसिकली बिंबिसारा का बेटा है, ऐसा माना जाता है कि अजात शत्रु की एग्रेसिव पॉलिसी थी। एंड वही कर्मा तो बैक होता है बेटा, जैसा आप अपने लोगों के साथ करोगे वैसे आपके साथ भी होगा। एंड अजात शत्रु का बेटा जिसका नाम है उदयन, एंड उदयन ने अपने बाप को मारा, अजात शत्रु को मार दिया और अपनी गद्दी पर बैठा, है ना, उदयन ने। तो इसका बेटा कौन है, उदयन, यानी कि थर्ड रूलर हरियंका डायनेस्टी कौन हो गया, उदयन। एंड उदयन वही है बेसिकली, अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र जो आज का पटना है उसको न्यू सिटी एस्टैब्लिश किया। लेकिन बेटा उदयन ने, जो बिंबिसारा ने हरियंका डायनेस्टी की जो कैपिटल यानी कि मगध की जो पहली कैपिटल थी वो राजगिरा थी, राजागिरा थी, उस राजागिरा को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया। और पाटलिपुत्र कर किसने करा बेटा, वो करा था उदयन ने, उदयन ने पाटलिपुत्र कर दिया, है ना। उदयन ने अपने बाप को मारा, अजात शत्रु ने अपने बाप को मारा। एंड उदयन के बाद जितने भी और शासक हरियंका डायनेस्टी का है वो अनकैपेबल थे और वीक थे, लेकिन उन्होंने ही पैट्रिसाइड, उन लोगों ने भी पैट्रिसाइड जो चीजें चलती भी आई उनको रखा। उन्होंने उदयन को मार दिया, उसके बेटे ने उसको मारा, उसके बेटे ने उसको मारा। सबसे लास्ट में हुआ क्या, एक था लास्ट रूलर हरियंका डायनेस्टी, नागदशक। कौन है बेटा, नागदशक। एंड नागदशक जो है वो इतना ज्यादा अनकैपेबल और वीक था कि उन्होंने, जो वहां के लोग थे, लोगों ने उनको हटा दिया और शिशुनाग को अपना एक नया बेसिकली वो घोषित कर दिया राजा। तो फिर वहां से नाग डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। तो हरियंका डायनेस्टी के बाद कौन सी आती बेटा, नाग डायनेस्टी। और नाग को बेसिकली खत्म करने वाले कौन होते हैं बेटा, काल अशोका, है ना। नाग को करने वाले कौन होते हैं बेटा, नंदा डायनेस्टी, जिसमें महापद्मनंदा आते हैं। एंड उसी के ही 8 बेटे उसको लेकर चलते हैं, उसमें सबसे छोटे धनानंदा आते हैं। और धनानंदा के टाइम पे ही बेसिकली अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया पर, है ना। ये सब कुछ थोड़ा सा मिक्सअप करना बेटा आपको। और यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा बिंबिसारा। और घनानंद, वो घनानंद एक पोइट थे, ठीक है बेटा, वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बहुत जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है कि द रिवॉल्यूशनरी लाइक अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोहन सिंह, राजेंद्र लाहिरी वर ऑल एसोसिएटेड विद विच, इनमें से किससे एसोसिएट करते हैं वो। सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसे ये कौन है जो एसोसिएट करते हैं बेटा, बताइए जल्दी से, कौन है जो एसोसिएट कर रहे हैं, बताओ। ठीक है, आपने जवाब दे दिया होगा, है ना। तो अशफाकुल्ला खान जी, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी। नो मुस्लिम, नो हिंदुइज्म, नो इस्लामिक, कुछ नहीं, लेकिन सब लोग एक। क्यों, ताकि हमें आजादी लेनी है। नहीं, हम नहीं करते हिंदू मुस्लिम। तो हिंदू मुस्लिम में अगर इस आजादी दिलाने में कोई एक हिंदू ही नहीं थी, एक मुसलमान ही नहीं थी, सब लोगों ने मिलकर काम करा है। और ये थी काकोरी कंस्पायरेसी। और काकोरी रेलवे स्टेशन का जो है ना, हाँ, तो काकोरी कंस्पायरेसी केस 1925,
एंड द काकोरी कंस्पिरेसी 1925 के अंदर होता यह है कि सारे लोग मिलकर के इन्होंने एक एस्टेब्लिश किया था HRA, और ये लीडर थे HRA के, है ना, जिसे मेन फाउंडर अशफाकुल्लाह खान जी भी आते हैं, रोशन सिंह भी आते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल भी आते हैं। और HRA 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। और इसकी मांग क्या थी? इसकी डिमांड थी कि हम इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें फंड की जरूरत है, पैसा दो। और जो रेल जा रही थी शाहजहांबाद से जो लखनऊ जा रही थी, कहां पर बेटा? काकोरी लखनऊ के पास पड़ता है, लखनऊ से 16 किलोमीटर के आसपास काकोरी रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो यहां पर जो ये शाहजहांबाद से जो लखनऊ रेल जा रही थी, तो उसके पास था पैसा था उस रेल के अंदर। इन लोगों ने इनकी एक बिल्कुल साची बुझी एक साजिश थी पहले से ही कि इस रेल को हम लूटेंगे, और इन्होंने लूटा, इसके सारे धन को लूटा। क्यों? क्योंकि ये पैसा नहीं दे रहे थे, और पैसा सब कुछ, क्योंकि पैसा किसका था? अल्टीमेटली हमारा था। क्यों? हमसे वो हाई लेवल का टैक्स ले रहे थे, है ना। तुमने 1918 का वो मूवमेंट नहीं देखा जब महात्मा गांधी जी ने खेड़ा मूवमेंट करा? फेमिन कोड के अकॉर्डिंग क्या था, है? तो उस लोग वो इतना हाई लेवल का टैक्स हम पर पे कर रहे थे, तो हमसे पे करवा रहे थे वो लोग। तो इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली पैसा हमारा है, हमें फंड दो, लेकिन वो नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने ट्रेन को ही लूट लिया, है ना। ये 1925 का ये केस है, काकोरी कंस्पिरेसी केस, और ये सारे के सारे। लेकिन इनमें से बेटा चंद्रशेखर आजाद जी को छोड़ करके, आजाद इनको क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ 1931 की वो बात मैं आपसे कर रहा हूं बेटा, 1931 की मैं आपसे वो बात कर रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद इस केस में शामिल थे, एंड अदर एक्टिविटी में भी शामिल थे, है ना। एंड वो वॉयलेंस एक्टिविटी में शामिल थे, क्योंकि इन्होंने ये HRA मेनली अपोज करती है महात्मा गांधी जी के नॉन वायलेंस सिद्धांत को। इन्होंने कहा कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होने, वायलेंस करना पड़ेगा, इनके अगेंस्ट में आना पड़ेगा, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अगर आजादी लेनी है तो इनके अगेंस्ट में आना पड़ेगा, इनके सामने ये खुल का मुकाबला करना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो हमें बहुत दिन तक ये चलाते रहेंगे। ये सारे लोगों का इनका खून उन लोगों ने चूसा। एंड आफ्टर दैट 1900 दिसंबर का बेटा वो दिन आता है जब इनको फांसी दे दी जाती है, 19 दिसंबर 1927 को। तो 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान एंड रोशन सिंह को फांसी की सजा सुना दी जाती है। देखो, उनसे पहले, उनके बाद 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव एंड द राजगुरु, इन दोनों को फांसी दे दी जाती है ना। एंड द आजाद की जब मैं बात कर रहा था, चंद्रशेखर आजाद को, ये दिन है बेटा आपका 27 फरवरी 1931 को, जब जो ये ब्रिटिश लोग थे, है ना। और ये बात मैं आपसे कर रहा हूं कहां की ये बात? अल्फ्रेड पार्क की, इलाहाबाद, जो कि आज प्रयागराज के अंदर है। अल्फ्रेड पार्क, जो कि आज जाना जाता है आजाद पार्क के नाम से, चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से अल्फ्रेड पार्क था वो इलाहाबाद में। तो उस पार्क में ये बेसिकली उनके कभी हाथ नहीं आए, वो आजाद थे, इंडिपेंडेंट थे, इनके कभी हाथ में नहीं आए, लेकिन वो गन शूट में मारे गए थे, है ना। तो 27 दिसंबर 1931 में चंद्रशेखर आजाद की भी डेथ हो जाती है, एट द एज ऑफ 24। सोचो, इतने खून, इतने जवान लोग हमारे यहां से गए हैं। तो ये सारे के सारे का रिलेशन है काकोरी कंस्पिरेसी केस 1925, है ना बेटा। तो 1857 का रिवोल्ट आपको मालूम ही है, और चोरा चोरी केस 1922, चोरा चोरी हत्याकांड, वहीं पुलिस वाले लोगों को मार दिया गोरखपुर के अंदर, 22 पुलिसकर्मियों की डेथ हो जाती है। एंड जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 वाला बाग, कैसे भूल सकते हो ये सारी कहानियों को? तो ये सब कुछ हमारे माइंड में होना चाहिए, सारी की सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो द मोपला रिबेलियन इन 1921 इन द मालाबार वाज अ मुस्लिम पीसेंट रिबेलियन अगेंस्ट, किसके था? ये था मुस्लिम लैंड होल्डर्स के, ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी के, नॉन ट्राइबल आउटसाइडर के, या हिंदू लैंड होल्डर। तो ये था बेटा ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में मोपला रिबेलियन 1921 होता है। और मोपला एक ट्राइब थी जो कि मुस्लिम, बेसिकली कास्ट मुस्लिम की, साउथ इंडिया के अंदर, जो वो लड़ रहे थे किसके लिए बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट में, ठीक है ना। मोपला मुस्लिम साउथ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। रोलैट एक्ट पास हुआ 1905, 1913। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपसे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पढ़ा रहा हूं, तो मेरे क्वेश्चन करने से पहले ना अपने दिमाग में उसका आंसर सोच लो, और मैं तो आंसर बता दूंगा सर। 1919 में रोलैट एक्ट पास हुआ, और इसका पूरा नाम क्या था सर? इसका पूरा नाम था अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। अनार्कियल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। सॉरी 1919, ठीक है ना। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना गया, काला कानून के नाम से भी इसको जाना गया। इसका ओरिजिनल नेम यही था बेटा, है ना, ठीक है। इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी हम जाने गए। और तो इसके बारे में बस इतना ही आप याद रखेंगे। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते बेटा। तो महात्मा गांधी जी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह ऑन गुजरात इन 1918, है ना। खेड़ा गुजरात के अंदर है। 1918 में ये बेसिकली महात्मा गांधी जी ने लॉन्च करा खेड़ा मूवमेंट जो है, ठीक है ना। और ये महात्मा गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह था। ये महात्मा गांधी जी का सेकंड सत्याग्रह था, बिकॉज ऑफ ये मार्च में होने वाला है ना। और ये था पीसेंट को लेकर के खेड़ा सत्याग्रह। और ये इसको बोला जाता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी जी, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी का। और वही चंपारण मूवमेंट जो था 1917 का जो चंपारण मूवमेंट था, चंपारण सत्याग्रह था बेटा, उसको पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी जी का, है ना। एंड थर्ड हमारा आता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली प्लेग और कैलोरा जैसी बीमारी यहाँ पर आ गई थी, और जिससे कि वहां की एग्रीकल्चर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और ये लोग हाई पे हाई टैक्स देते जा रहे थे। तो महात्मा गांधी जी आए, उन्होंने रोल प्ले करा अपना, एंड उसके बाद में ये सारी चीजें शांत हुई, एंड बहुत जो डिमांड थी वो पूरी की गई। और ये सेकंड सक्सेसफुल मोमेंट था महात्मा गांधी जी का। और यहाँ से महात्मा गांधी जी और पॉपुलर हुए, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेटअप इन, ये हुआ था 1866, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट होती है बेटा, है ना। और करने वाले हैं दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी लंदन, दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी, है ना, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने आईएनसी की 3 बार प्रेसिडेंटशिप निभाई, जिन्होंने आईएनसी को 3 बार प्रेसिडेंटशिप किया, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका 1907 का सूरत स्प्लिट वाला है ना बेटा। एंड दादा भाई नौरोजी ने एक अपना बेसिकली थ्योरी दी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, है ना। एंड दादा भाई नौरोजी ने ही, है ना, ये एक आईएनसी से सेशन में बेसिकली सबसे पहली बार स्वराज वर्ड का यूज किया, है ना। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहली बार एक स्वराज वर्ड का यूज करा, ठीक है ना बेटा। स्वराज वर्ड का यूज सबसे पहली बार दादा भाई नौरोजी ने ही करा। नेक्स्ट चलते हैं, लंदन में हुआ था। हु एस्टैब्लिश हिंदू धर्म संघर्षनी सभा इन द ईयर 1893 बाय बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती या दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। तो इन्होंने किसने बेसिकली इसको एस्टैब्लिशमेंट किया था? तो 1893 में 2 ब्रदर्स थे, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर। इन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म संघर्ष की सभा को एस्टैब्लिश किया 1893 के अंदर, 1893 के अंदर इन्होंने एस्टैब्लिश करा। नेक्स्ट चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 8, वंदे मातरम यानी कि वंदे मातरम, है ना, वाज अ सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन द ईयर 1907 बाय श्री अरविंदो, बाल गंगाधर तिलक, श्री अरविंदो घोष, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर। ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। तो आंसर क्या बचा? श्री अरविंदो घोष। इन्होंने बेसिकली 1907 में इसके आर्टिकल पब्लिश करे वंदे मातरम के। एंड द वंदे मातरम कंपोज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चटर्जी, है ना। बंगा दर्शन, आनंद मठ अपने नोवेल के अंदर इन्होंने पब्लिश करा। एंड आज ये हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे वंदे मातरम, ठीक है बेटा। एंड इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। Who was admired as the tempestuous Hindu in 1893, the World Parliament Religious in Chicago, शिकागो के अंदर जो हुआ था। एंड उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती या रविन्द्रनाथ टैगोर या गौतम बुद्धा या स्वामी विवेकानंद। 1893 कौन बेसिकली वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस जो शिकागो सबसे पहली हुई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हुई थी शिकागो के अंदर। ये थी इसमें स्वामी विवेकानंद, जिनको यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिनके नाम पर, ठीक है ना, स्वामी विवेकानंदा जी। ये 11 सितंबर से 27 सितंबर तक ही चली थी, 11 to 27 सितंबर तक चली थी 1893 शिकागो के अंदर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। अगर मैं इसमें सबकी बात करूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जानते हो, इन्होंने आर्य समाज की एस्टैब्लिशमेंट करी। एंड द आर्य समाज में इन्होंने क्या बोला था? हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, टू बैक टू वेदास, वेदा की तरफ लौटो, हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला है। रविन्द्रनाथ टैगोर, तो आप इनके बारे में अच्छी खासी चीजें जानते हैं। एंड द गौतम बुद्धा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, the who are associated with the Indian League
established in 1875 in कलकत्ता, नाउ कोलकाता। तो कौन थे इनमें से, कौन से एसोसिएट हैं इंडियन लीग से, जो कि 1875 में कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुई थी? शिशिर कुमार घोष एंड अरविंदो घोष, काली मोहन दास एंड अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष एंड द शंभू चरण मुखर्जी। तो इनमें से कौन से हैं जो कि बेसिकली जाने जाते हैं इस इंडियन लीग के लिए? तो बेसिकली ये हमारे आपके पास में शिशिर कुमार घोष एंड द शंभू चरण मुखर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो इसमें इतना ज्यादा रोल हमारा है नहीं। 1875 कब एस्टेब्लिश हुआ, कहां पर एस्टेब्लिश हुआ, कौन एस्टेब्लिशमेंट, इसमें सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, तो हु कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? किसने बेसिकली सुभाष चंद्र बोस को देश नायक बोला? सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक बोला? लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक? तो किन्होंने बोला बेटा सुभाष चंद्र बोस को, है ना, सुभाष चंद्र बोस को किसने देश नायक बोला? तो वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, क्या बेटा? द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन which was established in Bengal in July 26, 1876 were, इनमें से कौन कौन से थे? प्रोमिनेंट इंडियन लीडर, इंडियन एसोसिएशन, है ना, जो कि स्टैब्लिश हुई थी बंगाल के अंदर 26 जुलाई 1876 को। आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, शिशिर कुमार घोष एंड काली मोहन दास एंड द शंभू चंद्र मुखर्जी, या शंभू चंद्र मुखर्जी एंड द जोगेश चंद्र दत्त, इनमें से कौन से हैं जो कि बेसिकली जाने जाते हैं? तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे, किसके प्रोमिनेंट लीडर थे बेटा? किस चीज के प्रोमिनेंट लीडर? द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, है ना, एस्टैब्लिश इन बंगाल इन जुलाई 26, 1876। इनमें से थे आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, उम्मीद है भाई समझ तो आ रहा होगा ना। तो जैसा भी चीजें आपको लग रही है बीच बीच में आप मुझे बताते चले, है ना। ये रिकॉर्ड सेशन हो रहा है, और तो जैसे आपको ये क्लास अपलोड होगी तो आप लोग मुझे बताना कि ये चीजें आपको कैसी लग रही है। उसी की उत्साह के बाद, उसी एनर्जी के बाद हम आपको नेक्स्ट की चीजें आपको पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा हूं कोल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ चार्टर ऑफ स्लेवरी। चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने, या सुभाष चंद्र बोस ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? तो किन्होंने इनको बोला कि जो 1935 का जीओआई है, 1935 का एक्ट है, ये बेसिकली जो चार्टर ऑफ स्लेवरी है, महात्मा गांधी जी ने बोला था क्या? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला था क्या? या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था? तो करेक्ट आंसर बेटा इसका आएगा, इन्होंने बोला था, ये बोला था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब देखो, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक 1935 का एक ऐसा एक्ट है जिससे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अपने संविधान में सबसे ज्यादा चीजें हमने वहां से लिया है, लार्जेस्ट चीजें हमने अपने यहां से ही ली, ठीक है ना। जितने भी हमारी चीजें हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो एक चीज तो मैं यहाँ याद रखना। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ये समेशन है, सम है। किस चीज का सम है? सर ये सम है जो हमारी पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना, एंड द थर्ड प्लस थर्ड आपका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। इसका समेशन है बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो, अगर मैं फर्स्ट आरटीसी की बात करूं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, तो फर्स्ट आरटीसी हुई थी बेटा 1930 में, 1930 में, एंड द सेकंड हुआ था 1931 में, एंड द थर्ड वन हुआ था 1932 में। यानी कि 3 साल में 3 बेसिकली आरटीसी हुई, एंड मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अगर मैं आपसे पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो बेसिकली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो डिप्रेस क्लास को उन्होंने रिप्रेजेंट करा, एंड द कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। लेकिन बीच में 1931 में फिर होता है बेटा गांधी इरविन पैक्ट, है ना, गांधी इरविन पैक्ट होता है। क्या होता है?
गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है 1931 के अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला था कि वन मैन आर्मी तो सिर्फ गांधी ही है ना, गांधी जी को मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गांधी जी के पीछे में एक मास चल चुकी है, एक मास हो रही है, तो अगर गांधी को नहीं बुलाया, अगर गांधी को इस चीज में हम नहीं लाते हैं तो शायद फिर चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो फिर गांधी और इरविन के बीच में बेसिकली ये पैक्ट होता है, समझौता होता है, ये था 1931 का। इसमें बेसिकली गांधी जी ने बोला कि आप ना सारे पॉलिटिकल आदमी जो है हमारे यहाँ के जितने भी प्रिजनर हैं उन सभी को आप रिलीज करोगे एक्सेप्ट उनको जो कि वॉयलेंस एक्टिविटी में शामिल है, वॉयलेंस एक्टिविटी में शामिल है। अब यहाँ पर ही इसी चीज को लेकर के महात्मा गांधी जी पर बेसिकली ब्लेम लगाया जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट की वजह से कि भाई उनको भगत सिंह को बचाने का पूरा पूरा मौका था लेकिन गांधी जी ने नहीं बचाया। पहली बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि महात्मा गांधी जी के पास में मौका था उन्होंने नहीं बचा। इसे स्टेटमेंट में गांधी जी की डिमांड में ये था कि आप उन सभी प्रिजनर, उन सभी कैदियों को आप रिलीज करोगे जो कि नॉन वॉयलेंस एक्टिविटी में थे, जिनको आप बेसिकली ऐसे पकड़ लिया जिसका किसी एक्टिविटी में शामिल ही नहीं थे, एक्सेप्ट उन लोगों को जो कि वॉयलेंस एक्टिविटी में थे। और आपको मालूम है कि भगत सिंह जी ने बॉम्ब गिरा दिया था पार्लियामेंट पर, है ना, तो वही सारी चीजें यहाँ पर चली। लेकिन इसमें बेसिकली जो हमारे भगत सिंह जी थे, है ना, उन्होंने एक अपनी बुक भी लिखी हुई है, एम आई नास्तिक और एथीस्ट, मैं एथीस्ट कौन हूँ, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने एक बुक भी थी। एंड उन्होंने बेसिकली अपनी बुक्स के अंदर वो जिक्र करते भी हैं कि ठीक है मैं देश के लिए अपने आप कुर्बान हो रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मुझे कोई किसी को बचाना चाहिए, है ना, और मतलब कि कोई मेरे लिए आए और मुझे आकर के बचाए, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं और नहीं होना चाहिए कुछ। वो खुद उनके स्टेटमेंट इस तरीके से थे एंड महात्मा गांधी जी के भी इस बारे में थे चीज़ें। तो महात्मा गांधी जी का तो एक मेन प्रिंसिपल था कि भाई हम लोगों को वॉयलेंस एक्टिविटी में जाना ही नहीं है, अगर आप वॉयलेंस करते हो तो फिर मैं आपके साथ शामिल नहीं हूँ। एंड उसी में जब चौरा चौरी इंसिडेंट होता है 1922 में, महात्मा गांधी जी ने एक वर्ड बोला था, एक लाइन बोला था, और वो स्टेटमेंट उनका ये था कि माई पॉलिटिक्स एंड माई रिलीजियस कम्स फ्रॉम माई हार्ट and creates from my heart and generates from my heart। यानी कि वो कहते हैं कि मेरी राजनीति और मेरा धर्म मेरे हृदय से निकलते हैं और मेरा हृदय बिल्कुल भी इस बात को गवारा नहीं देता है कि मैं किसी भी वॉयलेंस एक्टिविटी के अंदर शामिल हो जाऊं। तो हमें वॉयलेंस एक्टिविटी नहीं करना है। और वो एक चीज भी बोलते थे कि भाई अगर वैसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एचआरए ने उनको क्रिटिसाइज करा और बाद में वो सोशलिस्ट हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना, एसएचआरए बना, है ना, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था 1924 और 1928 में वो जाके बना। तो खैर उन लोगों ने उनको अपोज करा, क्रिटिसाइज करा कि नहीं नहीं अगेंस्ट में तो आना पड़ेगा, इनके लिए तो चलना पड़ेगा। तो इन सब लोगों का, इन सब का समेशन था कि बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1931 एंड द सोल सिर्फ एक ऐसी आरटीसी, एक ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा था, वो थे बेटा क्या, वो थे महात्मा गांधी सेकंड, ओनली एंड ओनली महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, है ना। इस सेकंड सिर्फ यही थी जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट करा और यही थी कांग्रेस, और कांग्रेस की तरफ से बेसिकली महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट करा था अपना बेगम। समझ आ गया? तो उम्मीद है ये सारी चीजें समझ आई। तो इन्हीं का समर्थन, और इसमें बेसिकली फर्स्ट आरटीसी से ही डिप्रेस क्लास के लिए बेसिकली मांग करने चले गए थे, मांग कर रहे थे कौन, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी डिमांड कर रहे थे कि डिप्रेस क्लास के लिए भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट हो, और वहां पर महात्मा गांधी जी उस चीज के अपोज थे। एंड जब तो फिर एक कम्युनल अवार्ड मिलता है, जो 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 मैकडोनल्ड है, रैमसे मैकडोनल्ड है, वो वाइसराय बनता है एंड वो बेसिकली हमारे यहाँ पर एक कम्युनल अवार्ड की एस्टेब्लिशमेंट करता है 1932 में। एंड 1932 में जब उसमें तो वही तो हुआ था ना कि जब वो शुरुआत करता है कम्युनल अवार्ड की, तो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है कि डिप्रेस क्लास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी जाती है। लेकिन महात्मा गांधी जी इस बात से खुश नहीं थे। फिर महात्मा गांधी जी जेरबदा जेल में थे, यानी कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आने के बाद में जेरबदा जेल में उनको भेज दिया गया, और जब उनको भेज दिया गया तो महात्मा गांधी जी वहां पर ना खुश थे। एंड महात्मा गांधी जी ने बोला कि भैया हम डिप्रेस क्लास को एक सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे। ऑलरेडी 1909 से मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म से बेसिकली मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया, और ऐसे तो विदेश के अंदर पूरा पूरा विभाजन हो जाएगा, इवन हिंदुइज्म के अंदर पूरा पूरा विभाजन हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, विभाजित करना मैं नहीं चाहता हूँ, है ना। ये सब कुछ हुआ। फिर उसी को लेकर के महात्मा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है। पूना मतलब महाराष्ट्र, है ना, जेरबदा जेल कहां पर, महाराष्ट्र के अंदर है। तो 1932 में वो फिर पूना पैक्ट होता है, उसमें समझौता होता है कि चलो ठीक है हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देते हैं लेकिन रिजर्व्ड सीट को ना बढ़ा देते हैं, है ना। ये सारी चीज आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। And the 14th question, the Indian National Congress passed which India Resolution Act
कहां पर बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजोल्यूशन को पास किया था 1942 के अंदर। तो आपको मालूम है, देखो सबसे पहली बात, ये 1940 में भी का सेशन नहीं है क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट तो लास्ट मूवमेंट ऐसा समझो, क्विट इंडिया लास्ट मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस, है ना, लास्ट और मास मूवमेंट जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट ही था, है ना। तो ये बेसिकली था 8 अगस्त 1942 का था, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का था। और 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे जैसे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर को बंद कर दिया था, और आगा खान पैलेस के अंदर उनको बंद कर दिया जाकर के, और इस बार जेल में भी नहीं भेजा। इस बार इन्होंने कहा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्रिटिश लोग जो थे हमारे यहाँ के ब्रिटिश लोग, इन ब्रिटिश लोगों ने क्या कहा, गोरे लोगों ने, गंदे लोगों ने, इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को जेल में नहीं भेजेंगे, जेल में इनको बाद में भेजा, इनको जेल में नहीं भेजेंगे, और महात्मा गांधी जी को तो बिल्कुल नहीं भेजेंगे। एंड महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, जेल में जाते हैं, और ये बेसिकली और ये हंगर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, है ना, हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। इनके लिए इस बार हम पहले से ही ना लकड़ी मंगवा कर रख लिया, इन्होंने लकड़ी इन्होंने पहले से मंगवा कर रख ली कि अगर मरते भी है तो मर जाने दो, नाउजुबिल्लाह। इस तरीके से बेसिकली इन्होंने ऐसी बातें मतलब करी। भाई एक देश का लीडर है, अब बापू जिसको बोलते हैं, फादर ऑफ नेशन बोलते हो, एक अच्छा लीडर जो देश को बचा रहा है, देश को एक यूनाइट करने की बात कर रहा है, तो हमें तो बुरे लगे ना कोई ऐसी सी बात करेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो उनको लकड़ी मंगा के पहले से रख लिया कि इस बार अगर होता है। लेकिन कस्तूरबा बाई जी को भी आगा खान पैलेस में बेसिकली रख दिया, तो उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो लकड़ी उनके लिए काम आई। महात्मा गांधी जी की उस टाइम डेथ नहीं होती है। तो ये था बेसिकली वर्धा सेशन, है ना, वर्धा सेशन 1942 का, जो कि 8 अगस्त से शुरू होता है बेटा, 8 अगस्त से शुरू होता है। और इसी में ही महात्मा गांधी जी ने अपनी सबसे बड़ी स्पीच दी, सबसे बड़ी स्पीच। और महात्मा गांधी कोई स्पीकर नहीं थे, और कोई वो बेसिकली पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, तो महात्मा गांधी की सबसे बेस्ट स्पीच वार्धा सेशन की थी, सबसे ज्यादा बड़ी। और इसी में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, डू और डाई, करो और मरो का नारा इसी में दिया महात्मा गांधी ने, डू और डाई का नारा, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। ओके, समझ आया बेटा यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। Wavell Plan essentially dealing with Indian demand of self-rule and reconstitution of Viceroy Council was put forth by Lord Wavell in 1935, 1942, 1945, 1943. And basically Wavell Plan जो था फेल हो गया था। Wavell Plan क्या हो गया था बेटा, फेल हो गया था। फेल कहां पर हुआ था, ये हुआ था बेटा शिमला कॉन्फ्रेंस में। कहां पर हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस में। एंड शिमला कॉन्फ्रेंस कब हो रही है, 1945 में ही हो रही है ना, इसी को लेकर के हुआ। तो वेवर आया जब क्विट इंडिया मूवमेंट सब कुछ हुआ, एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा है ना। उस वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इन्होंने कहा कि चलो ठीक है यार, अब इंडिया को तो इंडिपेंडेंस कर देंगे, इतना मास मूवमेंट कर रहे हैं, लड़ाई दंगा ज्यादा कर रहे हैं, तो अब तो इंडिया को आजाद करेंगे। और उस टाइम एटली भी बन चुके थे, एटली प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे इंग्लैंड के, ठीक है ना। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम इंडिया को आजाद कर देंगे, उसी को लेकर के वेवल प्लान आया। तो उन्होंने ना वायसराय काउंसिल को मतलब बेसिकली कहा, लेकिन फिर भी वायसराय जो थे वहां के वायसराय और जो कमांडर इन चीफ होंगे, उनके पास सुप्रीम ऑथोरिटी होगी, उस चीज को एक्सेप्ट इन्होंने कहा। लेकिन कहा कि हम तो सबसे नंबर ऑफ जो पीपल है उनके सीट को इंक्रीज कर देते वायसराय काउंसिल के अंदर, मेनली उन्हीं को बिठाते हैं। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में ना, आईएमसी एंड मुस्लिम लीग के बीच में बेटा हो जाता है क्या, डिस्प्यूट। मुस्लिम लीग कहता है कि सारी की सारी जो मुस्लिम सीट्स हैं उसमें मुस्लिम ही होने चाहिए, और कोई सी कास्ट इसमें नहीं आएगी, और कोई से लोग नहीं आएंगे। सोल ऑथोरिटी पर मांगना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और जब कांग्रेस के रिजेक्ट हो गया तो वेवल प्लान हो जाता है फेल। और वेवल प्लान है बेटा 1945 का। वेवल प्लान कब है, 1945 का। वेवल प्लान कब का बेटा, 1945 का। सेल्फ गवर्नेंस के लिए बेसिकली इसमें क्या बात की गई थी, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में फेल हो जाता है। एंड पॉलिटिकल इंपास बिटवीन दिस और फेल्ड शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। मुस्लिम डिमांड द सोल राइट टू नॉमिनेट ऑल द मुस्लिम मेंबर, है ना, कांग्रेस मना करते इस बात को। और उस टाइम के बेसिकली जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे, वेवल तो यहाँ के वायसराय थे, और स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ, है ना, वो थे एलएस एमेरी। अब थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड पर्सन हु प्रेजेंटेड हिमसेल्फ फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि 1940 में शुरू हुआ था, अक्टूबर 1940 में लॉन्च बाय महात्मा गांधी। इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुए थे, अपने लोगों खुद लोगों ने, अकेले लोगों ने बेसिकली शुरू करा। उसमें पहले थे आचार्य विनोबा भावे फर्स्ट, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू, एंड द थर्ड थे ब्रह्मदत्त थे। सेकंड जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट आचार्य विनोबा भावे, और थर्ड थे ब्रह्मदत्त बेटा, जो थर्ड सत्याग्रही बने थे, है ना। फिर इन तीनों को बेसिकली भेज दिया जाता है जेल में, बाद में छोड़ भी दिया जाता है। खैर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एंड क्वेश्चन नंबर 17 हमसे बोल रहा है, व्हेन जापान हैंडेड ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड टू सुभाष चंद्र बोस इन नवंबर 1943, है ना।
he named these island जब बेसिकली 1943 में बेसिकली अंडमान निकोबार, जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड को सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करा, तो उन आइलैंड के नेम क्या थे? शहीद आइलैंड और समाज आइलैंड रेस्पेक्टिवली, समाज आइलैंड एंड द स्वराज आइलैंड रेस्पेक्टिवली, स्वराज आइलैंड एंड द शहीद आइलैंड रेस्पेक्टिवली, या शहीद आइलैंड और स्वराज आइलैंड रेस्पेक्टिवली। तो बेटे बेटे अंडमान एंड निकोबार, अंडमान शहीद आइलैंड था एंड द स्वराज आइलैंड निकोबार, ठीक है ना, नाम इनके थे शहीद आइलैंड और द स्वराज आइलैंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, शहीद आइलैंड एंड द स्वराज आइलैंड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष चंद्र बोस बिकेम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन, तो बेसिकली सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कब एक सुप्रीम कमांडर बनते? 1940 32 या 40 35 या 1945, तो ये बने थे बेटा 1943 के अंदर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लॉर्ड माउंटबेटन पुट फॉरवर्ड द प्लान प्रपोजिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ये लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान होता है वो कब आता है? क्या मई 1947 में आता है, जून में आता है, जुलाई में आता है या अगस्त में आता है? आपको मालूम है ये जून प्लान था ना, जून का था, जून 3 1947 का ये प्लान था, जो लॉर्ड माउंटबेटन जो है बेसिकली उस चीज को आते हैं। तो जून 1947 में ये क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, इंडियन जो पाकिस्तान के जो डिवाइडेशन की बात है वो प्लान इसी टाइम इंट्रोड्यूस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ सही अच्छे से समझ आ रहा होगा, है ना। और तो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। व्हेन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास 1942 में कब हुआ था बेटा? तो उस टाइम के वायसराय कौन थे? लिलिथगो थे, वेबल थे, या विलिंगडन थे, या माउंटबेटन थे? कौन थे? तो उस टाइम थे बेटे लिलिथगो थे 1942 में, फिर 1943 में वेबल बन चुके थे, है ना बेटा। तो उसके बाद में लास्ट में तो माउंटबेटन है लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, माउंटबेटन, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन, एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, है ना बेटा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 1936 से 1943 में रहते हैं ये, उसके बाद में वेबल वगैरह आ जाते हैं ना बेटा। और हाँ, इन्हीं के टाइम पीरियड में एक और चीज आपको याद रखना, क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है बेटा, 1940 है ना, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन भी इसी के टाइम पर आते हैं, 1942 के अंदर। सर स्टीफर्ड क्रिप्स यहाँ के बेसिकली इसके चीफ थे, है ना। क्रिप्स मिशन 1942 का इन्हीं के टाइम पीरियड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, तो हु फाउंडेड द अनुशीलन समिति इन 1907 इन ढाका? शंभू चंद्र मुखर्जी, काली मोहन दास, बरिंद्र घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त, जोगेश चंद्र दत्त। तो इनमें से कौन से हैं जो कि बेसिकली आते हैं? तो वो है बेटा आपका, है ना, तो हु फाउंड द अनुशीलन समिति, तो अनुशीलन समिति के जो बेसिकली फाउंडर हैं तो ये हैं आपके काली पुलिन बिहारी दास। तो इसमें आप इसको थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट कर लेना बेटा, एंड अगर कोई डाउटेड चीजें है तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पुलिन बिहारी दास इज द करेक्ट आंसर। पुलिन बिहारी दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 22, सरोजिनी नायडू वाज इलेक्टेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट। सरोजिनी नायडू जो है बेसिकली वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट किस, और इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो इंडियन थी, इंडियन सरोजिनी नायडू। और अगर वैसे ब्रिटिश की बात करें, यूरोपियन की बात करें तो वो एनी बेसेंट थी, पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वो सरोजिनी नायडू, कानपुर सेशन 1925 में बनी थी, कानपुर सेशन 1925 में बनी थी बेटा, कानपुर सेशन 1925 में बनी थी वो, है ना। आगे चलते हैं, 1918 में हु फाउंडेड अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? तो बेसिकली 1980 में कौन थे उस टाइम? एनी बेसेंट तो थे नहीं, तो महात्मा गांधी जी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 के अंदर गुजरात में एस्टेब्लिश किया था अहमदाबाद, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, तो इन 1942 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट कौन सा मिशन भेजा था बेटा 1942 में? वेबल मिशन। वेबल मिशन तो 1945 का है, आपको अभी पढ़ा है। माउंट मिशन तो 1947 1946 47 वाला है। अगस्त ऑफर तो 1940 का है बेटा, एंड द क्रिप्स मिशन 1942 का है। और 1942 में क्या भेजा था? क्रिप्स मिशन भेजा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, है ना बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर बेटा, ठीक है ना, क्रिप्स मिशन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, तो ये है बेसिकली और क्रिप्स मिशन बेसिकली 11 मार्च 1942 का है,
The demand officially made by Congress for a constituent assembly to frame the constitution of India was accepted. ये accept हुआ, कब accept हुआ बेटा? In principle by British government in what is known as Cripps Mission. नहीं सर, क्रिप्स मिशन में तो ऐसा था नहीं। क्रिप्स मिशन में तो क्या था कि हम आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, और हमें उस टाइम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, क्योंकि नेहरू जी की रिपोर्ट आ गई थी। नेहरू जी ने 19 है ना 30 मतलब 35-36 के आसपास बेसिकली इस डिमांड किया था, आप नहीं चाहते डोमिनियन स्टेटस, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बिल्कुल नहीं, उस टाइम तो बेसिकली रॉय ने भी बात नहीं करा था। तो हमारे एम.एन. रॉय वाज द फर्स्ट इंडियन फर्स्ट हु डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एम.एन. रॉय पहले थे जिन्होंने बेसिकली 1935 में ही बेसिकली उन्होंने डिमांड करी थी, 1935 में। उसके बाद में चक्रवर्ती राजगोपाल थे जिन्होंने 1939 में बेसिकली इस बात की थी। चक्रवर्ती राजगोपाल सेकंड पर्सन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड उठाई 1939 में। लेकिन बेटा ये डिमांड एक्सेप्ट हुआ था अगस्त ऑफ 1940 में। अगस्त ऑफ 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट की गई थी। तो डिमांड कब एक्सेप्ट की गई बेटा? 1945 के अंदर। तो डिमांड कब एक्सेप्ट की गई बेटा? ये की गई थी 1940 के अंदर, अगस्त ऑफ 1940 में। ओके तो बेटा कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरीके का, किसी भी टाइप ऑफ का, तो आप मुझे इसके बारे में बता दो। एंड हम आपको आज क्लास इतना ही खत्म करते हैं, ठीक है ना? इसी को हम खत्म रखते हैं और उसके बाद में फिर हम चीज़ें जो हैं वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और बस नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिएगा, अच्छे से बने रहिएगा, पढ़िएगा और मेहनत करिएगा दबा करके। और तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एंड सबसे लास्ट में माहे जो मुबारक रमज़ान का महीना आ रहा है उसकी सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग इस महीने को अच्छे से यूटिलाइज करोगे, अच्छे से अल्लाह ताला से दुआ करोगे और अपने पेपर के लिए दुआ करोगे, और अपने जितने से जितना गुनाह है उसको माफ़ करवाने की हम सब लोग कोशिश करेंगे अपना, ठीक है बेटा? तो सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये माह रमज़ान हमारे लिए सैक्रिफाइस का महीना है, तो इंशाल्लाह हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सैक्रिफाइस करेंगे, है ना? खाने पीने पे कम ध्यान देंगे, और ठीक है करते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।